लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कैपिटल गेन कंप्यूट करने का कुछ विशेष सर्कमस्टांसेस में तरीका। 3 तरीका हम लोग पढ़ चुके थे अभी तक। यहाँ एसेट परचेज किए, यहाँ एसेट का डिस्ट्रक्शन हुआ, यहाँ पर क्लेम मिला। यहाँ एसेट परचेज किए, यहाँ एसेट डिस्ट्रॉय हुआ, वहाँ एसेट पर क्लेम मिला। क्या एसेट का डिस्ट्रक्शन और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलना ट्रांसफ़र है? आंसर है कि ट्रांसफ़र नहीं है। लेकिन कैपिटल गेन होगा तो हाँ होगा। किस साल होगा? बोला जिस साल क्लेम मिलेगा। पूरा क्लेम मिलने का इंतज़ार करेंगे कि क्लेम का कुछ हिस्सा भी मिलेगा? बोला क्लेम का कुछ हिस्सा भी मिलेगा, तो जिस साल क्लेम का कुछ हिस्सा मिलेगा पूरा वैल्यू पर कैपिटल गेन कंप्यूट कर देंगे। बोला क्या? बोला कैश मिला तो कैश, नहीं तो जो एसेट मिला है उसका फेयर मार्केट वैल्यू। इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? तो बोला कि परचेज वाले साल से लेकर के जिस साल डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है। दूसरा कंडीशन पढ़े, यहाँ एसेट मेरे पास आया या परचेज किए, यहाँ पर कैपिटल एसेट को हमने कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड। हम यहाँ परचेज कर रहे हैं, ये मेरे पास 49 के तहत भी आ सकता है। यहाँ हम परचेज किए, ये मेरे पास आया, यहाँ पर हमने कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड। क्या कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफ़र है? तो आंसर है यस। कैपिटल गेन अराइज करेगा? बोला यस। ट्रांसफ़र वाले साल अराइज करेगा? नो। ट्रांसफ़र तो इस साल हो रहा है। कब अराइज करेगा? बोला जब इस स्टॉक इन ट्रेड को आप सेल ऑफ कीजिएगा। यहाँ पर 2 गेन होगा, एक कैपिटल एसेट के स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करने के चलते कैपिटल गेन, और दूसरा स्टॉक इन ट्रेड को बेचने के चलते जो पीजीबीपी में आपको नफ़ा या नुकसान होगा। बोला कैपिटल गेन के लिए हमारा एफवीसी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? तो बोला एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, यानी जिस दिन हम कन्वर्ट किए उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू हमारे इस कैपिटल एसेट का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। बोला ठीक है। बोला इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? बोला इस वाले साल से, जिस साल मेरे पास आया वहाँ से लेके कन्वर्जन वाले साल तक, यानी इस केस और इस केस दोनों में क्या हो रहा है? कैपिटल गेन कहीं और कंप्यूट कर रहे हैं, लेकिन इंडेक्सेशन यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं। तीसरा केस, यहाँ पर मेरे पास कैपिटल एसेट आया परचेज करके या 49 के तहत, यहाँ पर कंपलसरी एक्विजिशन हो गया बाय गवर्नमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय गवर्नमेंट ट्रांसफ़र है? बोला हाँ है। बोला ये कोई भी कैपिटल एसेट हो सकता है? बोला कोई भी सिवाय अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के। बोला ठीक। यानी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के कोई सा भी कैपिटल एसेट को अगर गवर्नमेंट ने कंपलसरीली एक्वायर किया तो हमारा कैपिटल गेन अराइज करेगा। किस साल? जिस साल एक्वायर हो रहा है। बोला नहीं, जिस साल क्लेम मिलेगा। बोला पूरा क्लेम? बोला क्लेम का कोई हिस्सा भी मिल गया, पूरा अमाउंट पर कैपिटल गेन कंप्यूट कर देंगे। कंप्यूट करने के लिए हम क्लेम का साल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इंडेक्सेशन हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे? बोला खरीद वाले साल या जिस साल मेरे पास आया वहाँ से ले करके जिस साल तक कंपलसरीली एक्वायर हुआ। यानी इन तीनों केसेस में देखो कैपिटल गेन हो रहा है कंप्यूट कहीं और, लेकिन इंडेक्सेशन कहाँ तक कर रहे हैं? डिस्ट्रक्शन के साल, कन्वर्जन के साल और कंपलसरी एक्विजिशन के साल। ठीक। कंपलसरी एक्विजिशन वाला में एक और पॉइंट था कि कंपलसरीली एक्वायर हुआ, हमको वो अमाउंट ठीक नहीं लगा, हमने गवर्नमेंट पे केस किया, गवर्नमेंट ने उसको इन्हांस कर दिया। तो क्या जो इन्हांस कॉम्पनसेशन मिलेगा उसका कैपिटल गेन में कोई ट्रीटमेंट है? तो बोला हाँ। सबसे पहला बात, इन्हांस कॉम्पनसेशन लॉन्ग टर्म गेन होगा कि शॉर्ट टर्म? ये ओरिजिनल एसेट के लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म होने पर निर्भर करेगा। अगर जो पहला बार हमारा कंपलसरी एक्विजिशन हुआ था वहाँ पर लॉन्ग टर्म गेन हो रहा है तो इन्हांस कॉम्पनसेशन कब मिल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो भी लॉन्ग टर्म गेन होगा। अगर मेरा पहला वाला गेन शॉर्ट टर्म गेन है तो हो सकता है इन्हांस कॉम्पनसेशन हमको 15 साल बाद मिले, लेकिन उसका ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ही जैसा होगा। जब इन्हांस कॉम्पनसेशन होता है तो हम इन्हांस कॉम्पनसेशन में से सिर्फ घटा सकते हैं क्या? इन्हांस कॉम्पनसेशन पाने में जो हमारा खर्च लगा। क्लियर?
इस तीनों पर क्वेश्चन था। ये वाला तो हम लोग क्लास में प्रेजेंटेशन के साथ बनाए थे। इन दोनों को बनाने के लिए आपको दिए थे, आप लोग बना के लाए होंगे। नहीं बनाए हैं तो कृपया बना लीजिए पॉज करके, और तब हमारे वीडियो को देखिएगा आगे। आइए, जिन लोगों ने बना लिया, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखिए। एक बार क्वेश्चन देख लिया जाए फिर से। राम इन्वेस्टेड 1.5 लाख ऑन द परचेज ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑन 4/1/2005. He holds the gold ornament as investment. On 12/1/2016, he started a business of dealing in jewelry and converts his holding into his stock in trade. कितना तारीख को कन्वर्ट किया स्टॉक इन ट्रेड में? 12/1/2016। परचेज कब किया था? 4/1/2005। कैपिटल गेन स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करने वाले साल अराइज करेगा कि जब स्टॉक इन ट्रेड को बेचेंगे। तो आंसर है कि जब स्टॉक इन ट्रेड को बेचेंगे। लेकिन इसके खरीद मूल्य यानी 1.5 लाख को हम जब इंडेक्स करने चलेंगे तो खरीदने वाले साल से लेकर के जब स्टॉक इन ट्रेड में बेचेंगे उस साल तक, कि जिस साल तक कन्वर्ट करेंगे, जिस साल तक कन्वर्ट करेंगे। देखिए यही ट्रिक है इसमें। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, CII ऑफ द ईयर ऑफ कन्वर्जन कौन से साल में कन्वर्ट हो रहा है? देखिए कौन से साल में कन्वर्ट हो रहा है? 12/1/2006, 15/16 में। स्टॉक इन ट्रेड को ये बेच रहा है जाकर के 22/23 में। द मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड, हाँ 22/23 में बेचा है। तो क्या हम 4/5 में खरीदे गए को 22/23 तक इंडेक्स किए हैं? बोले नहीं, हम इंडेक्स करते हैं कहाँ तक? CII ऑफ द ईयर ऑफ कन्वर्जन 15/16 तक। कब से भैया? तो 4/5 से खरीदे थे। अब देख लीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन जिस साल कन्वर्ट हुआ उस साल, कि जिस साल स्टॉक इन ट्रेड बिका? बोला जिस साल स्टॉक इन ट्रेड बिका। तो हम इंतजार किए 22/23 प्रीवियस ईयर का, क्योंकि 22/23 में बिका, तो 23/24 में हमारा क्या हो गया? कैपिटल गेन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? देखिए क्या लिखा हुआ बगल में, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कैपिटल एसेट को जिस दिन स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किए थे उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया। ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो जिस दिन कन्वर्ट किए थे उस दिन उसका वैल्यू कितना था? 4 लाख। तो 4 लाख हो गया है VC। लेस घटाए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट क्यों नहीं कॉस्ट ऑफ FMV ले रहे हैं? बोला सर खरीद का डेट 4/1/2005 है, जो कि 1/4/2001 को या उसके बाद है, इसलिए उसका सिर्फ खरीद वैल्यू लेंगे 1.5 लाख। तो कॉस्ट का इंडेक्सेशन किए कन्वर्जन वाले साल तक, और कहाँ से लेकर के? खरीद वाला साल से। आगे तो मैथमेटिक्स है, वैल्यू पुट इन किए उतना आ गया। जो घट के आया वो क्या है? ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बिजनेस इनकम भी होगा? बोला हाँ होगा, क्योंकि ये ज्वेलरी जो अब बिक रहा है तो किस रूप में बिक रहा है? तो स्टॉक इन ट्रेड। कितना में बिक रहा है? 5 लाख में। बोला ये स्टॉक हम खरीदे तो नहीं, मेरे लिए इसका खरीद दाम कितना? बोला जिस वैल्यू पर कैपिटल गेन में टैक्स लगा है। किस वैल्यू पर कैपिटल गेन में लगा है? 4 लाख में। वही हमारे इस स्टॉक इन ट्रेड का खरीद मूल्य हो जाएगा। देख लीजिए, कॉस्ट द FMV टेकन टू कंप्यूट द कैपिटल गेन। 5 लाख में से 4 लाख घटा दिए, कितना बचा? 1 लाख। ये जो 1 लाख है क्या है हमारा? बिजनेस इनकम। और वो जो 62,832 है वो क्या है हमारा? ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में कौन कौन सा एग्जेम्पशन मिलता है? तो बोला 54 का सब। कौन कौन सा? 54, B, D, EC, F। अगर यही ग्रॉस शॉर्ट टर्म गेन रहता तो एग्जेम्पशन मिलता क्या? पहला छोड़ के 2, यानी 54 छोड़ के कौन उठाते हैं? B एंड D। क्लियर है? इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखिए। What would be the answer if the gold ornaments are held by the SSE till 31/3/2023? बोला कि क्या होगा आंसर अगर हम इस गोल्ड को जो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किए हैं उसको एज इट इज़ रखे हुए हैं? क्या होगा? नो ट्रीटमेंट।
कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होएगा। कैपिटल गेन चार्ज होने के लिए इंतज़ार करेंगे हम उस साल का जिस साल मेरा ये स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा। जब तक नहीं बिकेगा स्टॉक इन ट्रेड तब तक ना बिजनेस इनकम होगा और ना कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन होगा। ठीक है, देखो कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन जब भी होगा गेन तो इतना ही होने वाला है, क्योंकि साल बदल भी जाएगा तो मेरा खरीद का साल और मेरा कन्वर्जन का साल बदलेगा नहीं। कन्वर्जन वाले दिन का फेयर मार्केट वैल्यू बदलेगा? बोला नहीं। क्या मेरा खरीद का मूल्य बदलेगा? नहीं। तो हम इसको 2022-23 में बेचे या 2032-33 में बेचे, कैपिटल गेन तो इतना ही होने वाला है। ये समझ में आ रहा है? हम लोग कन्वर्जन के केस में क्या करते हैं, कैपिटल गेन के कंप्यूटेशन को बढ़ा देते हैं उस साल तक के लिए जिस साल तक हम उस स्टॉक इन ट्रेड को नहीं बेचते हैं। क्लियर है? चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 14 था, कंपलसरी एक्विजिशन वाला। राम एसेट खरीदा था, मोहन के पास आ गया था और मोहन से एक्वायर हुआ। कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कब होगा? जिस साल कंपलसरी एक्विजिशन हुआ, कि जिस साल हमको क्लेम का पैसा मिला। बोला जिस साल क्लेम का पैसा मिला। लेकिन इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? बोला जिस साल मेरे पास आया वहाँ से लेकर के जिस साल मेरे पास से गया। कंप्यूटेशन रोके रहेंगे उस साल तक के लिए जिस साल हमको क्लेम का कोई पैसा मिल जाए। आइए ज़रा, उम्मीद है आप लोगों ने बनाया होगा। नहीं बनाइएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, जान लीजिए। आइए सॉल्यूशन देखिए। जिन लोगों ने बनाया है अपने सॉल्यूशन से मैच करें, जिन लोगों ने नहीं बनाया है अभी भी पॉज करके पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद मिलाना। ये तो फ़ायदा है ना ऑनलाइन क्लास का, वीडियो पॉज करके बना सकते हो और बना करके फिर मिलाना। ठीक है, चलो देखो इसका सॉल्यूशन। राम एक्वायर किया था, राम एक्वायर किया था, कब एक्वायर किया था? 1997-98। जैसे ही क्वेश्चन में आया 1997-98, 1/4/2001 के पहले ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ एफएमवी विच इज हायर, है ना ये ऑप्शन? बोला हाँ। कितना में खरीदे थे राम जी? 1,20,000 में। मोहन भाई को ये कब मिला? अक्टूबर 2006 में। यानी ईयर ऑफ फर्स्ट होल्डिंग बाई मोहन कब है? 1/4/2001 के पहले कि 1/4/2001 या उसके बाद? बोले 1/4/2001 या उसके बाद। मोहन जी के पास आया अक्टूबर 2006 में। ठीक है, 1/4/2001 को मार्केट वैल्यू है 2 लाख। एक्सक्यूज मी, मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस एज ऑन 1/4/2001 कितना है? 2 लाख। खरीदे थे कितना में? 1,20 में, और एफएमवी है 2 लाख। कौन उठेगा? ऑब्वियस बात है 2 लाख। दिस हाउस वॉज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट 15/3/2013। ये डेट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बोला एकदम इंपॉर्टेंट। इंडेक्सेशन हम इसी साल तक करेंगे, 15/3/2013। मार्च 2013 कौन से प्रीवियस ईयर में आएगा? बोला सर 12/13। फॉर रुपीज़ 12,60,000। क्या पूरा पैसा मिलने का इंतजार करेंगे कि जिस साल इस 12,60 में से कुछ भी मिला उस पर टैक्स लगा देंगे? बोला जिस साल इस 12,60 में से कुछ भी मिला उस पर क्या लगा देंगे? टैक्स। एंड अ कॉम्पनसेशन ऑफ 10,20,000 वॉज पेड टू हिम ऑन 25/3/2014 एंड द बैलेंस 2,40,000 ऑन 15/4/2014। देखो 25/3/2014 13-14 में है प्रीवियस ईयर, और 2,40,000 14-15 में है। 25/3/2014 जिस साल है उस साल पे टैक्स लगा देंगे। देखो 13-14 में हमको पहला बार पैसा मिला तो असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 14-15। कितना रुपया लेंगे? जितना मिला था कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? बोला फुल वैल्यू। देखो क्या है, एफवीसी, फुल वैल्यू ऑफ कंपनसेशन इवन दो द इंटायर अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड। क्वेश्चन ऐसा बनाओ कि पूछने वाला, क्वेश्चन चेक करने वाला को कुछ पूछने का गुंजाइश ही नहीं रहे। मान लो ये नहीं लिखते ब्रैकेट वाला पार्ट, तो मन में पूछता ना कि अरे 12,60 क्यों लिए हैं, 10 कुछ काहे नहीं ले लिए। अब हम लिख दिए तो समझ में आ गया उसको।
चेक करने वाले के पास ये ऑप्शन है कि आप जो सोचे हैं अगर लिखे नहीं हैं तो वो खुद से आप जो सोचे हैं वो नहीं मानेगा, वो कुछ भी मान सकता है। मान लीजिए हम यहाँ पे ये नहीं लिखते तो कह सकता था लगता है इसको मालूम नहीं है, 10 कुछ लेना चाहिए था, लेकिन हम जब ये लिख दिए तो हम उसको बांध दिए कि देखो हमको मालूम है 1 रुपया मिले या 12,60,000 मिले, वहाँ 12,60 ही लिखाएगा। क्लियर है। लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट और FMV ऑन 1/4/2001। ये FMV क्यों आ गया? मोहन के पास राम से आया था, राम इसको 1/4/2001 के पहले खरीदा था, तो मोहन के लिए खरीद वैल्यू निकालते समय राम के लिए जो खरीद वैल्यू है वो, और राम के लिए खरीद वैल्यू क्या है? कॉस्ट और FMV विच इज हायर, तो मोहन के लिए भी वही हो गया, कॉस्ट और FMV विच इज हायर इनटू CII ऑफ देयर कंपलसरी एक्विजिशन। इंडेक्सेशन कहाँ तक करते हैं? जब पैसा मिलता है कि जब कंपलसरी एक्वायर होता है, बोले जब कंपलसरी एक्वायर होता है 12-13, और नीचे CII ऑफ द ईयर ऑफ फर्स्ट होल्डिंग बाय मोहन। राम का होल्डिंग देखेंगे कि मोहन का देखेंगे? बोला कि मोहन का देखेंगे। कुछ किताब जो है कहता है कि हम लोग मुंबई और दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन को मानेंगे। हम लोग स्टार्ट में पढ़े थे, हाईकोर्ट के द्वारा लिया गया डिसीजन उसके जुरिस्डिक्शन में लागू होता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया डिसीजन पूरे इंडिया में मान्य होता है। सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर डिसीजन देता तो हम लोग भी वही करते, लेकिन एज ऑफ नाउ इंस्टीट्यूट कहता है कि यहाँ पे CII ऑफ द ईयर ऑफ फर्स्ट होल्डिंग बाय द कंसर्न्ड SSE। हु इज द कंसर्न्ड SSE? राम और मोहन। बोला सर मोहन, इसलिए मोहन के पास कब आया था? 6-7 में। सॉल्व कर दिए, वो निकल गया। क्वेश्चन में कहा कि इन्होंने इनहैंस कंपनसेशन के लिए केस किया, इनहैंस कंपनसेशन इसको मिल गया। कब मिला? बोला कि 22-23 में। कितना रुपया मिला? 4 लाख। खर्च कितना था उस पर? 10,000। 4 लाख में से 10,000 घटा दिए, कितना हो गया? 390। 390 हमारा कौन सा इनकम हो गया? बोला ग्रॉस LTCG। बोला सर ये कैसे तय कर लिए ग्रॉस LTCG? हम क्या बोले थे? इनहैंस्ड कंपनसेशन पे जो गेन है या लॉस है उसका नेचर वही रहेगा जो ओरिजिनल वाला का रहेगा, और ओरिजिनल वाला का कितना है? ग्रॉस। शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? बोला सर लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म हो गया। क्लियर है। क्लियर है ना? चलिए अब जो आज पढ़ना है, डिवेंचर का कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर, क्या ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर है? यस या नो? जो लोग कह रहे हैं यस वो गलत कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि नो वो लोग सही कह रहे हैं। डिवेंचर का कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर ये ट्रांसफर नहीं है। तो डिवेंचर का कन्वर्जन जब इक्विटी शेयर में होगा तो कैपिटल गेन होगा कि नहीं होगा? नहीं होएगा। डिवेंचर का कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर ट्रांसफर नहीं है, जाके उस पीछे में लिस्ट दिया हुआ है, ट्रांजैक्शंस नॉट कवर्ड नॉट नोन एज ट्रांसफर, उसमें दिया हुआ है डिवेंचर का कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर। डिवेंचर का कन्वर्जन इक्विटी शेयर में होता है, ट्रांसफर नहीं है। ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन होएगा ही नहीं। सिर्फ एक ट्रांजैक्शन ऐसा है जहां की ट्रांसफर नहीं है लेकिन तब भी कैपिटल गेन होता है। क्या? एसेट का डिस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम। तब जब डिवेंचर का कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर ट्रांसफर ही नहीं है तो कैपिटल गेन तो नहीं होगा, नहीं होएगा। जब भी कोई ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं होता वो ट्रांजैक्शन अपने साथ 2 गुण लेके आता है। इस इक्विटी शेयर का होल्डिंग पीरियड निकालते समय डिवेंचर के होल्डिंग पीरियड को इसमें लाके क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। बोला ठीक। और इस इक्विटी शेयर का दाम क्या होगा? बोला जितना रुपया का डिवेंचर घटेगा। क्या बोले थे? शाहरुख खान बन जाना है, राइट साइड से नंबर और लेफ्ट साइड से वैल्यू। बोला ठीक। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। $200 डिवेंचर है, 100 ईच। ठीक है, 200 डिवेंचर है, 100 ईच। हमको हर एक डिवेंचर के लिए 4 इक्विटी शेयर मिला, हर एक डिवेंचर के लिए 4 इक्विटी शेयर मिला।
तो 200 डिवेंचर के लिए कितना इक्विटी शेयर मिलेगा? 800 इक्विटी शेयर। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। डिवेंचर को कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी शेयर में। मेरे पास 200 डिवेंचर था, 100 रुपया ईच का, कन्वर्ट कर दिए 800 इक्विटी शेयर में, ठीक है ना। बोला कि जब हम 800 इक्विटी शेयर दिए तो कहे कि देखो अब तुम्हारे पास डिवेंचर बचा हुआ कितना? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? पार्शियली कन्वर्ट किए। डिवेंचर का कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर, क्या ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर है? नहीं। तो इस इक्विटी शेयर का दाम क्या होगा? बोला जितना रुपया का डिवेंचर गायब होगा। मान लीजिए कि पूरा का पूरा डिवेंचर गायब हो जाता, 200 का 200 डिवेंचर गायब हो जाता, तो 200 डिवेंचर का दाम कितना था? 100 रुपया ईच के हिसाब से कितना हो जाता? 20,000। तो इस 8,000 का दाम, 800 इक्विटी शेयर का दाम कितना होता? 20,000। लेकिन कह रहा है कि देखिए हम पार्शियली कन्वर्ट कर रहे हैं। पार्शियली कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं भैया? बोला कि 200 डिवेंचर 100 रुपया का था ना, कन्वर्जन के बाद ऐसा स्थिति है कि है अभी भी 200 डिवेंचर, लेकिन हम वैल्यू घटा दिए। हर एक डिवेंचर का वैल्यू कितना घटा दिए? 50। तो टोटल रिडक्शन इन वैल्यू कितना हुआ? 10,000। अब बोला हर एक डिवेंचर के लिए हम 4 इक्विटी शेयर दिए। अब बताइए इस 800 इक्विटी शेयर का दाम कितना? यहाँ जो लिखा रहेगा वो। बोला नहीं सर, राइट साइड से क्या उठाएंगे? नंबर, और लेफ्ट साइड से क्या उठाएंगे? वैल्यू। तो इस 800 इक्विटी शेयर का दाम कितना हो गया? 10,000। कोई डाउट है तो इसमें बताइए। डिवेंचर का कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर, क्या ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर है? आंसर है नहीं सर, ये ट्रांसफर नहीं है। तो क्या कैपिटल गेन होगा? बोला नहीं सर, नहीं होगा। इस इक्विटी शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लेंगे? बोला सर जिस दिन से डिवेंचर आया। और इस इक्विटी शेयर का दाम क्या होगा? बोला कि सर डिवेंचर के वो पहले हम लोग पढ़े थे अमालगमेशन, और डिवेंचर के बाद पढ़े थे प्रेफरेंस शेयर का कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर। अमालगमेटिंग कंपनी में शेयर होल्ड करते थे, इसलिए अमालगमेटेड में मिला। इन तीनों केसेस में हम लोग क्या करते थे? याद कीजिए। पहले राइट साइड से क्या उठाते थे? नंबर, कि भैया क्या मिला है, यहाँ पे कितना शेयर मिला है, कितना शेयर मिला है, कितना शेयर मिला है, वैल्यू नहीं। राइट साइड से क्या उठाते थे? नंबर। और लेफ्ट साइड से क्या उठाते थे? कितना अमालगमेटिंग में शेयर था, वैल्यू उसको। कितना डिवेंचर गायब हुआ, कितना प्रेफरेंस शेयर गायब हुआ, यही ना था। नया तो कुछ नहीं पढ़ रहे, नया अभी पढ़ेंगे, वो भी एक्चुअली नया नहीं। डिवेंचर का कन्वर्जन हो रहा है इनटू इक्विटी शेयर। डिवेंचर का कन्वर्जन हो रहा है इक्विटी शेयर। क्या ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर है? यस या नो? नो। कैपिटल गेन अराइज करेगा? बोला नो। इक्विटी शेयर का होल्डिंग पीरियड कब से? बोला जब से डिवेंचर है। इक्विटी शेयर का दाम कितना? बोला कि राइट साइड से उठाएंगे नंबर, लेफ्ट साइड से उठाएंगे कितना वैल्यू गायब हुआ। मान लीजिए कि पूरा 20,000 का डिवेंचर गायब हो जाता, तो इस 800 का दाम कितना होता? 20,000। अभी कह रहा है कि 10,000 गायब हुआ है, तो इस 800 का दाम कितना है? 10,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इस इक्विटी शेयर को हम ट्रांसफर करते हैं। इस इक्विटी शेयर को हम ट्रांसफर करते हैं। जब उस इक्विटी शेयर को ट्रांसफर करेंगे तो हमको कैपिटल गेन होगा। वो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म? इसके लिए इस इक्विटी शेयर को यहाँ से देखेंगे कि जब से डिवेंचर था, जब से डिवेंचर था। इस इक्विटी शेयर का दाम जो यहाँ पर मेंशन है वो कि 800 का दाम यहाँ पर 10,000 है। बोला 800 का दाम 10,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? बोला कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि इस इक्विटी शेयर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? क्या हम लोग पढ़े? डिवेंचर का कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर, क्या ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर है? नो। कैपिटल गेन होगा? नो। इक्विटी शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से? जब से डिवेंचर है। और इक्विटी शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या? बोला जितना का डिवेंचर गायब हुआ। ये चारों नियम तो हम लोग पहले ही पढ़े थे। आज क्या नया पढ़ रहे? बोला इक्विटी शेयर को बेचेंगे तो नफ़ा या नुकसान होगा, वो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म? ये इक्विटी शेयर से देखेंगे कि डिवेंचर से देखेंगे? बोला डिवेंचर से देखेंगे। इक्विटी शेयर जब बेच रहे हैं तो उसका दाम तो यहाँ से ले लिए। अब एक कॉन्सेप्ट पे आइए।
1/2/2018 के पहले इक्विटी शेयर खरीदे या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड खरीदे। ठीक है, 1/2/2018 के पहले इक्विटी शेयर खरीदे या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड खरीदे। इसके खरीद और ट्रांसफ़र दोनों पे क्या पे किए? STT। इसके ट्रांसफ़र पे क्या पे किए? STT। ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, जो कि हमको 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कराएगा। 1/2/2018 के पहले हमने इक्विटी शेयर खरीदा, परचेज और ट्रांसफ़र दोनों पे हमने STT पे किया, या यूनिट खरीदा इक्विटी ओरिएंटेड फंड का, तो ये दोनों एसेट किस नाम से पहचाना जाता है? ये जय वीरू हैं। ये जय वीरू किस नाम से पहचानते हैं कि भैया तुम वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जो कि अगर कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कराएगा तो कौन वाला लॉन्ग टर्म कराएगा? 112A वाला। बोला ठीक है भाई, मान लिए कि अगर ये दोनों बिकेंगे, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा तो 112A वाला कल है। ठीक है, बोला इन दोनों के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या? पहले पढ़े हैं हम लोग, हायर ऑफ ये दो वैल्यू, पहला है कॉस्ट और दूसरा है लोअर ऑफ FMV FVC। बहुत लोग सोचा कर पढ़े हैं, पुराना वीडियो जाकर देखना। डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में पढ़े थे। इक्विटी शेयर खरीद और बिक्री पर STT पे किए, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड के बिकवाली पे STT पे किए, और खरीदे हैं कब इनको? 1/2/2018 के पहले। तो ये दोनों क्या कहलाएगा? बोला ये दोनों जय वीरू है। ये दोनों कहलाएगा कि तुम वैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जो कि 112 वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को जन्म दोगे। बोला ठीक है, ऐसे कैपिटल एसेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है? नॉर्मली हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसका देखते हैं कि भैया 1/4/2001 के पहले खरीदे हो तो कॉस्ट ऑफ FMV विच इज हायर, बाकी का तो जो खरीदते हो वो दाम। लेकिन इसका एक स्पेशल दाम है, क्या? बोला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हायर होगा, जो कॉस्ट है वो। अब ये क्या चीज़ पर डिपेंड करेगा? 1/4/2001 के पहले खरीदे हो तो कॉस्ट ऑफ FMV विच इज हायर, और इस अमाउंट और इस अमाउंट में जो बड़ा है वो, और दूसरा अमाउंट इन दोनों में जो छोटा है वो क्या है भैया? FMV 1/2/2018 या उसके जस्ट एक दिन पहले FMV, और जितना में बेच रहे हो उतना। इस कॉन्सेप्ट को अब इस कॉन्सेप्ट के साथ अटैच होगा। ठीक है, फिर से ये कॉन्सेप्ट पे आते हैं। डिवेंचर का कन्वर्जन इक्विटी शेयर, क्या यह ट्रांजैक्शन ट्रांसफर है? नो। कैपिटल गेन राइज करेगा? नो। इक्विटी शेयर का खरीद का दाम कितना? राइट साइड से उठाइए नंबर और लेफ्ट साइड से उठाइए वैल्यू। वैल्यू मतलब जितना वैल्यू गायब हुआ। तो इस 800 का दाम कितना? 10,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये इक्विटी शेयर जब बिकेगा तो कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग यहाँ से देखेंगे कि वहाँ से देखेंगे? बोले वहाँ से देखेंगे। अब इधर आइए, आपके पास इक्विटी शेयर है जिसके खरीद बिक्री पे आपने STT पे किया, या यूनिट है इक्विटी ओरिएंटेड फंड का जिसके बिकवाली पे STT पे किया। ठीक, बोला इसको 1/2/2018 के पहले खरीदा है। बोला ठीक, तो ये कैसा कैपिटल एसेट कहलाएगा? बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, जो कि किस तरह के कैपिटल गेन के जन्म का कारण बन सकता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन वाला? 112 वाला। अब 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की विशेषता क्या है? बोला है वो लॉन्ग टर्म लेकिन इंडेक्सेशन नहीं होएगा। बोला ये कहाँ पढ़े हैं? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने में क्या होता है कि जो लोग ध्यान नहीं देता है क्लास में या बस देख रहा है, उसको लगता है कि हर चीज़ अब नया ही है। ये भी पढ़ चुके हैं। इंडेक्सेशन अलाउड नहीं, कहाँ? डिप्रिसिएबल एसेट,
स्लम्प सेल 112A वाला और डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, सिवाय किसको छोड़ करके, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सॉवरेन बॉन्ड। कुछ लोग को याद आ रहा होगा, कुछ लोग जो पढ़ा उसको याद भी नहीं आ रहा होगा। रिकैप कीजिए, रिकैप, ठीक है। ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं है कि बिना पढ़े भी बैठिएगा तो समझ में आएगा। 4 या 4.5 क्लास सिर्फ थ्योरी में गया है, उतना को रखिएगा माथा में तो समझ में आएगा। एनीवेज वापस आते हैं। बोला ये जो LTCG है 112A वाला, इसमें क्या खूबी है भाई, इतना काहे पढ़ रहे हैं? बोला पहला खूबी कि जब बिक के कैपिटल गेन कराता है तो इसमें इंडेक्सेशन नहीं करते हैं। बोले चलो ठीक है। दूसरा, इसके ऊपर टैक्स का जो रेट है ना वो थोड़ा डिफरेंट है अभी जान लीजिए, अभी ज़रूरत नहीं है। अब वापस आइए, अगर ये इक्विटी शेयर है तो इसका दाम क्या होगा? बोला कि COA हायर होगा इन दोनों में, और ये दोनों क्या होंगे? तो भैया जो कॉस्ट है वो कॉस्ट, और इधर क्या, लोअर ऑफ FMV और FVC, ठीक है। चलिए आइए जरा, कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर्स। When debenture is converted into shares by the company, there is no capital gain. Underline कीजिए, there is no capital gain. नोट करके लिख लीजिए कहीं, since conversion of debenture into share is not transfer, since conversion of डिवेंचर इंटू शेयर इज नॉट ट्रांसफर। ठीक है, चलिए। ऑन ट्रांसफर ऑफ दीज शेयर्स कैपिटल गेन मे अराइज। बोला क्या कि हम डिवेंचर को कन्वर्ट किए शेयर में तो कोई कैपिटल गेन नहीं होगा क्योंकि ट्रांसफर तो है नहीं, लेकिन जब हम इन शेयर्स को बेचेंगे तो कैपिटल गेन राइज करेगा। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन दैट केस इज द प्राइस ऑफ द डिवेंचर फॉर विच इट वॉज कन्वर्टेड। जितना का डिवेंचर गायब हुआ वही नए वाले शेयर का खरीद मूल्य, ठीक है। द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द शेयर्स शैल इंक्लूड द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ डिवेंचर। क्या बोले? जितना दिन वो डिवेंचर बन के रहा वही पीरियड को इक्विटी से के पीरियड ऑफ होल्डिंग में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। नया तो कुछ पढ़े ही नहीं सर। बोला हाँ नया नहीं पढ़े, तो इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? अभी जो क्वेश्चन में आएंगे तो समझ में आएगा। डिवेंचर का कन्वर्जन हो रहा है क्या चीज़ में, इक्विटी शेयर में। क्या ये ट्रांजेक्शन ट्रांसफर है? तो आंसर है नहीं। ये ट्रांजेक्शन ट्रांसफर नहीं है तो ये जो डिवेंचर कन्वर्ट हुआ इक्विटी शेयर में, इक्विटी शेयर का 2 गुण रहेगा। इक्विटी शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग जब से डिवेंचर है, और इक्विटी शेयर का खरीद दाम का जितना का डिवेंचर गायब हुआ। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15। आर एक्वायर्ड 200 लिस्टेड डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। अंडरलाइन कर लें लिस्टेड, यानी जिस समय खरीदे होंगे उस समय क्या पे किए होंगे, STT। लिस्टेड है तो बिना STT के तो आप खरीद सकते ही नहीं हैं, ठीक है। आर ने 200 लिस्टेड डिबेंचर खरीदा ₹100 ईच, कितना तारीख को? 15/5/2008। ये तो 1/4/2001 को या उसके बाद है, तो क्या हमारे पास ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ FMV विच इज हायर? बोला नहीं। इसका दाम कितना हो गया? 200 गुने 100 यानी कितना? 20,000। यहाँ तक में कोई दिक्कत? 50% वैल्यू ऑफ द डिवेंचर वॉज कन्वर्टेड। 10,000 में से 50% कन्वर्ट कर दिए तो गायब कितना हुआ? 10,000 into 4 listed equity shares each for every debenture held of the face value of ₹10 each
ऑन 20/8/2015। आइए जरा, हम डिवेंचर खरीदे थे 15/5/2008 को इतना, ठीक है। 15/5/2008 को हम 200 डिवेंचर खरीदे थे 100 रुपया ईच, और इस पर हम STT पे किए थे। क्यों? क्योंकि लिस्टेड है। क्या किए हम, कितना तारीख को कन्वर्ट किए? 20/8/2015। 20/8/2015 को हम 50% वैल्यू को कन्वर्ट कर दिए इक्विटी शेयर में। ये ना क्वेश्चन बोल रहा है। 15/5/2008 को हम 200 डिवेंचर खरीदे थे 100 रुपया में। 20/8/2015 को हम इसका 50% वैल्यू, नंबर्स नहीं घटाए, 50% वैल्यू हटा दिए, और हर एक डिवेंचर के लिए 4 डिवेंचर इक्विटी शेयर दिए। तो टोटल कितना इक्विटी शेयर दिया? 800। कह रहा है कितना दाम का? बोला 10 ईच। बोला इसका तो कुछ करना ही नहीं है, इसका कोई यूज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 800 इक्विटी शेयर 2 गुण लेकर आ रहा है। ये माना जाएगा कि कब से खरीदा हुआ है? 15/5/2008 से। और इस 800 इक्विटी शेयर का दाम कितना होगा? ये 10 रुपया वाला। बोला नहीं, जितना का डिवेंचर गायब हो रहा है। कितना का डिवेंचर गायब हो रहा है? 10,000। तो इस 800 का दाम कितना? 10,000। एक शेयर का दाम निकल जाएगा। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक में? क्वेश्चन जो है थ्योरी नया तो कुछ पढ़े ही नहीं हम लोग, नया हम लोग कुछ पढ़े नहीं। डिवेंचर का कन्वर्जन इन इक्विटी शेयर ट्रांसफर नहीं है, तो कैपिटल गेन होगा? बोला नहीं। इक्विटी शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से लेंगे? वहाँ से। इक्विटी शेयर का दाम कितना लेंगे? बोले जितना का डिवेंचर घटा। ये तो हम लोग पहले ही पढ़े थे, नया तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे। नया अब जो पढ़ेंगे वो इस वाला कॉन्सेप्ट का यूज़ पढ़ेंगे, नया नहीं। ये भी कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके हैं। देखिए अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आगे आइए। आर देयरफॉर रिसीव्ड 800 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। ये रिडंडेंट डेटा है, कुछ नहीं करना इस 10 ईच का। एंड लेफ्ट विथ 200 डिवेंचर्स ऑफ 50 ईच। बोला कि जो वैल्यू था ना उसका 50% रिड्यूस किए, नंबर उतना ही रहने दिए। तो रिडक्शन के पहले हमारे पास 200 डिवेंचर था 100 रुपया ईच। रिडक्शन के बाद हमारे पास 200 डिवेंचर है 50 ईच। तो कितना वैल्यू घटा है? 10,000। कितना इक्विटी शेयर मिला? बोला हर एक डिवेंचर के लिए 4, तो 200 के लिए कितना मिला होगा? 800। इस 800 का दाम वो 10 रुपया। बोला नहीं, जब तक है जान। दाहिने से क्या उठाइए? नंबर, और बाएं से क्या उठाइए? वैल्यू। क्लियर है? आगे चलिए। द शेयर्स वॉज सोल्ड ऑन 2/3/2023 एट द रेट 100 पर शेयर थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक चेंज। यानी बेचने पर भी हम क्या पे किए होंगे? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। एंड आर पेड ₹80 एज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। 2/3/2023 को हम इस 800 डिवेंचर को 100 रुपया के हिसाब से बेच दिए। बोले बहुत अच्छा किए। और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी दिए 80। क्या इसका कैपिटल गेन में कोई ट्रीटमेंट होगा इस 80 का? एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर में पढ़िए, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आप नहीं घटा सकते हैं, यानी इसका कोई ट्रीटमेंट ना होने वाला है। आगे चलिए। कंप्यूट द कैपिटल गेन चार्जेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 बाई अज्यूमिंग दैट FMV IR डेट। FMV एज ऑन 31/1/2008 वॉज ₹80 पर शेयर। देखिए क्या मजेदार क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में कितना कॉन्सेप्ट्स है। डिवेंचर को कन्वर्ट कर रहा है इक्विटी शेयर में, क्या यहाँ पे कैपिटल गेन होगा? तो डिवेंचर का कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर, दिस इज नॉट ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन। ये एक कॉन्सेप्ट। Since conversion of debenture into equity share is not transfer,
Thus, the equity share will have two features. दो गुण होंगे, क्या क्या? The cost of equity share shall be the value of reduction of debenture, जितना डिवेंचर घटा है, और दूसरा पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द इक्विटी शेयर शैल बी टेकन फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द क्या डिवेंचर। यानी डिवेंचर के जो गुण थे, तुम्हारा खरीद का डेट, इक्विटी शेयर का खरीद का डेट, तुम्हारा दाम, इक्विटी शेयर का दाम, तुम्हारा दाम मतलब जितना तुम घटे, और ये डिवेंचर क्या चीज़ से खरीदा गया था? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से। क्या पे किया गया होगा? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। यानी माना जाएगा कि इक्विटी शेयर है ये, और इक्विटी शेयर पर भी हमने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है खरीद के समय। अब देखिए कहाँ फंस रहे हैं। बोला जो डिवेंचर्स हम कन्वर्ट किए इक्विटी शेयर में, उसको हम बेच दिए 100 रुपीज़ पर शेयर में। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जब बिकेगा तो कौन वाले इक्विटी शेयर के रूप में बिकेगा? ये 800 शेयर को हम 100 रुपया के हिसाब से बेचे तो यहाँ तो हमको मिल जाएगा कितना? 8 के बाद 4 जीरो। ये बिक रहा है क्या? इक्विटी शेयर। इसके बेचने पर तुम क्या पे कर रहे हो? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इसके खरीद पर तुम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किए थे। बोला हम तो खरीदे नहीं थे, ये तो कन्वर्ट पे हमको मिला था। ओ, क्या चीज़ का कन्वर्जन हुआ था? डिवेंचर का। ओ, डिवेंचर खरीदा था कहाँ से? लिस्टेड था, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। यानी डिवेंचर के खरीद पे हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किए थे, तो क्या माना जाएगा कि इस इक्विटी शेयर पे भी हम क्या पे किए होंगे? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स माना जाएगा। कब खरीद रहे हैं बच्चे हम इसको? 20/8/2015 को सर हमको कन्वर्ट करके मिला, तब भी इसका रेट ये माना जाएगा जन्म का कि 15/5/2008। बोला 15/5/2008। अब 15/5/2008 हमारे 1/2/2018 के क्या है? पहले है ना? पहले। तो ये जो इक्विटी शेयर बिक रहा है, ये जय वीरू वाले में से नहीं बिक रहा है। इक्विटी शेयर जिसके परचेज और ट्रांसफ़र दोनों पे एसटीटी पे किए। बोला हाँ। इस इक्विटी शेयर को कब खरीदे थे? 1/2/2018 के पहले। बोले सर इसको तो हम लोग खरीदे थे यहाँ खरीदे थे। क्या माना जाएगा? इक्विटी शेयर कब से जन्मा है? 15/5/2008। खरीद पे भी एसटीटी पे किए, बिकने पे भी एसटीटी पे किए। सर ये तो जय वीरू वाले हैं, जय वीरू वाला है। बोला अच्छा बात है, तो है, क्या करना है? बोला सर ये 112A वाला कैपिटल गेन जन्म देगा। बोला हाँ, 112A वाला जो कैपिटल गेन होता है उसका इंडेक्सेशन नहीं करते हैं। वेरी गुड। तो क्या करेंगे? सीधे एफवीसी में से, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बोला हाँ। बोला सर इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो ऐसे निकलता है, हायर कॉस्ट का। अब देखिए इस 800 वाले का दाम कितना है? 10,000। इस 800 वाले का दाम कितना है? 10,000। तो एक इक्विटी शेयर का दाम कितना, कॉस्ट कितना है? कैलकुलेटर कहाँ? $12.50। चलिए कॉस्ट है 12.50। एफएमवी क्वेश्चन में दिया है, देखिए 1/2/2018 को एफएमवी दिया है। हाँ सर 31/1/2018 को 80 है, और एफवीसी बेचा है कितना में? बोला सर 100 में। इन दोनों में से बड़ा को चुनना है कि लोअर को चुनना है? लोअर को। तो 80 और यहाँ 12.5। इन दोनों में से हायर को चुनना है कि लोअर को? हायर को। यानी इसका खरीद मूल्य कितना? 80। तो कॉस्ट ऑफ एफवीसी कितना हो गया? कितना में बेचा? कितना बेचा था? 100 ईच। 80 × 100 और कॉस्ट ऑफ कितना हो जाएगा? कितना दाम है? 80 × 80, सॉरी 800 ना है।
आराम से। ये डिवेंचर का कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर, क्या ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर है? यस या नो? नो। क्या कैपिटल गेन होगा? बोला नो। इक्विटी शेयर का दाम कितना? बोला जितना का डिवेंचर गायब होगा। इक्विटी शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना? बोला जब से डिवेंचर है। ये एक कॉन्सेप्ट था जो हम लोग पहले भी पढ़े हुए थे। फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़े, इक्विटी शेयर और यूनिट इक्विटी ओरिएंटेड फंड का 1/2/2018 के पहले खरीदे हो, खरीद और बिक्री दोनों पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किए हो, और इसके खाली ट्रांसफर पे किए हो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। तो ये दोनों जय वीरू हैं। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स अगर बन के बिकेंगे तो किस तरह के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को जन्म देंगे? 112A वाला, इंडेक्सेशन नॉट अलाउड में हम लोग पढ़े थे कि 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्स्ड नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट भी पहले पढ़े थे। यानी डिवेंचर का कन्वर्जन इनटू शेयर, पुराना कॉन्सेप्ट। डिवेंचर का कन्वर्जन इनटू शेयर में वैल्यू कितना होगा शेयर का? पुराना कॉन्सेप्ट। डिवेंचर का कन्वर्जन इनटू शेयर में पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा? पुराना कॉन्सेप्ट। 112A वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचेंगे तो इंडेक्स करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, पुराना कॉन्सेप्ट। नया कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं पढ़े, सिर्फ दो अलग अलग कॉन्सेप्ट का एक यूनिजन हो रहा है। कह रहा है क्या, एक बंदे ने डिवेंचर खरीदा था 100 रुपया के हिसाब से, कितना तारीख को? 15/5/2008 को। कहा कि लिस्टेड डिवेंचर था। द मोमेंट लिस्टेड है, आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे जाइएगा, बिना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिए हुए आप खरीद नहीं सकते हैं। यानी इस डिवेंचर के खरीद पर एसटीटी गया। 15/5/2008 को इस बंदे ने 200 डिवेंचर खरीदा था। आने वाले समय में कंपनी ने 20/8/2015 को इस 200 डिवेंचर के संख्या को कम नहीं किया। इस 200 डिवेंचर का जो मूल्य था 100 रुपया ईच, उसमें 50 रुपये का कमी कर दिया। यानी बिफोर रिडक्शन वैल्यू था 20,000, आफ्टर रिडक्शन वैल्यू है कितना? 10,000। तो कितना वैल्यू डाउन हुआ? 10,000 का। द रिडक्शन इन वैल्यू शैल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द न्यू शेयर। नया शेयर क्या बोला? हर एक डिवेंचर के लिए 4 इक्विटी शेयर दे रहे हैं, तो 200 डिवेंचर के लिए कितना देंगे? 800। इस 800 का दाम है 10 रुपये ईच, इसका तो कुछ करना ही नहीं है। इस 800 का दाम कितना हो जाएगा? 10,000। इस 800 का दाम कितना हो जाएगा? 10,000। तो एक का दाम कितना हो जाएगा? 12.5 रुपया। ठीक है भाई, इस 800 का दाम। मान लो कि इस इक्विटी शेयर को हम बेचते आने वाले समय में और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं देते। अगर हम इसको बेचते और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं देते, तब ये तो वो वाला नहीं होता, 112 वाला। तब क्या होता? बोला हर एक का दाम खरीद का कितना होता? 12.5। इस 12.5 को इंडेक्स करते। लेकिन कहाँ हम लोग फंस गए? फंस गए ये आने वाले समय में इस 800 को बेचा और बेचने के समय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया। खरीद के समय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, बेचने के समय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। और कब खरीदे हैं? 1/2/2018 के पहले। तो ये तो भाई तुम 112A वाले हो। 112A वाले हो तो सबसे पहला चीज़ क्या होगा? तुम्हारे कॉस्ट को हम इंडेक्स नहीं करने देंगे, ठीक है। और तुम्हारा कॉस्ट सिर्फ कॉस्ट नहीं होगा, कॉस्ट और इन दोनों में जो छोटा है उन दोनों में जो हायर होगा वो। ये जो कॉन्सेप्ट है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी दी हायर ऑफ द कॉस्ट एंड लोअर ऑफ दिस टू, ये नया कॉन्सेप्ट है कि पहले पढ़ें। ये किस तरह के एसेट्स पर लगता है? बोला इक्विटी शेयर या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जिसको आपने परचेज और सेल के समय एसटीटी पे किया, और जो आप कब खरीदे हो? 1/2/2018 के पहले। क्लियर है? तो ये दो कॉन्सेप्ट का यूनिजन था इस क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट तो हम लोग सिर्फ खाली ये पढ़े, डिवेंचर का कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर, क्या ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर है? नहीं सर। कैपिटल गेन होगा? नहीं सर। इक्विटी शेयर का दाम कितना? जितना डिवेंचर गायब हुआ। इक्विटी शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना? बोला जब से डिवेंचर है। मान लो इस क्वेश्चन में कहता है कि इक्विटी शेयर को हम नॉर्मल आदमी को बेचे, तो जितना में बेचते सेल वैल्यू, उसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाते। अगर कितना साल लिस्टेड शेयर है तो 12 महीना के बाद बिकता। यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि कह रहा है कि इस इक्विटी शेयर को हमने
रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा है। तो जैसे ही इक्विटी शेयर जिसमें कि 3 गुण हैं, क्या क्या? खरीद के समय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, बिकवाली के समय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और पीरियड कब खरीदे हैं? 1/2/2018 के पहले। ये इक्विटी शेयर एक नॉर्मल इक्विटी शेयर नहीं बनेगा, ये जय वीरू में से जय है, जाएगा 112A में। अब जैसे ही आप 112A में आते हैं, आपके ऊपर 2 नियम लगता है कि भैया तुम्हारे बेचने के समय जो कैपिटल गेन अगर लॉन्ग टर्म भी है बिना इंडेक्सेशन के निकालेंगे, और दूसरा कि तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हायर ऑफ कॉस्ट एंड लोअर ऑफ एफएमवी एंड एफवीसी। क्लियर है? चलिए आइए ज़रा इस क्वेश्चन को बनाइएगा आप लोग घर पे प्रेजेंटेशन के साथ। अगला कॉन्सेप्ट, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर, नो ट्रांसफर सो नो कैपिटल गेन, सेम एज पॉइंट 4। पॉइंट 4 क्या है? ओ डिवेंचर। डिवेंचर का कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर का कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? क्या ये ट्रांसफ़र है? नो ट्रांसफ़र। क्या ये ट्रांसफ़र है? नो ट्रांसफ़र। कैपिटल गेन होगा? नो। कैपिटल गेन होगा? नो। इक्विटी शेयर का दाम कितना? दाहिने तरफ से नंबर, बाएं तरफ से वैल्यू। जितना डिवेंचर घटा वैल्यू में, वही तुम्हारे इस इक्विटी शेयर का दाम। जितना प्रेफरेंस शेयर घटा, वही तुम्हारे इक्विटी शेयर का दाम। इस इक्विटी शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से निकालेंगे? बोला जब से ये लोग थे। इस इक्विटी शेयर का दाम जितना वो घटा, और इस इक्विटी शेयर का पीरियड जब से ये लोग हैं। ठीक है? अब जरा एक चीज समझना, डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर 1/5/2004 को हम कर दे। हम डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर 1/5/2004 को खरीदे थे। 1/5/2020 को ये डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर में। पहला नियम, ये इक्विटी शेयर का जो कन्वर्जन इन दोनों से यहाँ हुआ, क्या इस पर यहाँ कैपिटल गेन राइज करेगा? बोला नहीं। इस इक्विटी शेयर का दाम कितना? बोला जितना का डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर घटा है। बोला ठीक। बोला ये इक्विटी शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से? 1/5/2004 से। ठीक। बीच में एक डेट है, 1/2/2018। ये डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर जब खरीदे थे ना, तो हम सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किए थे। ये इक्विटी शेयर को हम जब बेच रहे हैं तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर रहे हैं। क्या ये इक्विटी शेयर 112A वाला कहलाएगा? ये तो हम 1/5/2020 को हमको मिला। क्या बोले थे? जब डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होता है तो इसका दाम जितना डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर घटा, और इसका जन्म कब से माना जाता है? यानी इक्विटी शेयर जन्म ले रहा है 1/5/2020 को, तब भी मानेंगे कि इक्विटी शेयर कब जन्मा है? 1/5/2004 को। तो ये 1/2/18 से पहले है कि बाद में है? पहले है। अगर खरीदते समय सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किए हैं और बेचते समय भी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये इक्विटी शेयर ओन वाला इक्विटी शेयर बन के बिकेगा 112A वाला। क्वेश्चन में कभी नहीं कहेगा कि देखो जो बिक रहा है ना वो 112A वाला है। ये आपको और हमको जज करना होगा। क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है? कॉन्सेप्ट, डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र है? तो आंसर है नहीं। अगर ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र नहीं है, तो जो नया इक्विटी शेयर आ रहा है
वो 2 गुण लेके आएगा। उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग जब से डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर था, और उसका कॉस्ट जितना डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर घटा है। ये नियम हम लोग पहले पढ़ते थे। फिर बीच में आया 1, 2, 18 कि यहाँ पर अगर आप कोई इक्विटी शेयर खरीदे हैं और एसटीटी पे किए हैं, और यहाँ पे आप इक्विटी शेयर बेच रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं और एसटीटी पे कर रहे हैं, तो ये इक्विटी शेयर नॉर्मल इक्विटी शेयर नहीं है। कौन वाला इक्विटी शेयर कहलाएगा? 112A वाला। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम कहते हैं कि यहाँ पर इक्विटी शेयर नहीं है, यहाँ पे एक डिवेंचर है, यहाँ पर ये डिवेंचर कन्वर्ट हो गया इक्विटी शेयर में, ये इस डेट के बाद है। यहाँ पे डिवेंचर कन्वर्ट हो गया इक्विटी शेयर में, तो ये इक्विटी शेयर यहाँ जन्म माना जाएगा कि यहाँ जन्म माना जाएगा? बोले सर वहाँ जन्म माना जाएगा। यानी इस डेट के बाद भी हम आ रहे हैं, लेकिन कन्वर्जन के चलते आ रहे हैं, तो मेरा जन्म वहाँ माना जाएगा। और यहाँ पर अगर हम डिवेंचर पे एसटीटी पे किए हैं तो क्या माना जाएगा कि हम इक्विटी शेयर पे भी क्या पे किए हैं? एसटीटी। यानी जो जो इस डिवेंचर का गुण था उस हम इक्विटी शेयर के ऊपर थोप दिए। कौन कौन सा? तुम यहाँ जन्मे, तुम्हारा दाम ये, और चूंकि डिवेंचर पे एसटीटी पे हुआ था तो माना जाएगा कि तुम पे भी क्या पे किया गया था? एसटीटी। तो तुम एक नॉर्मल इक्विटी शेयर रहोगे कि 112 वाले हो जाओगे? बोले 112 वाले। और जैसे ही हम 112 वाले हुए, हम में 2 चीज़ आएगा, लॉन्ग टर्म होने के बावजूद नो इंडेक्सेशन, और मेरा कॉस्ट एक्चुअली में कॉस्ट, बोला नहीं कॉस्ट, और इन दोनों में जो लोअर है उसको उठा लो। क्या क्या? इस तारीख को तुम्हारा एफएमवी और जितना में बेच रहे हो एफवीसी, इन दोनों में जो लोअर है उठाओ, और इसमें जो हायर है वही उठाओ। क्लियर है? आइए ज़रा नोट्स में। Conversion of preference share into equity share, no transfer, so no capital gain, same as 0.4। नोट लिखिए बगल में। नोट कीजिए। लिखिए conversion of preference share into equity share, conversion of preference share into equity share। लिखिए नंबर 0.1, this transaction is not transfer। अंडर सेक्शन 46-47, अंडर सेक्शन 46-47। thus no capital gain, thus no capital gain पॉइंट नंबर 2 लिखिए, the cost of acquisition shall be the value of reduction of the preference share, which results in the issue of equity share। देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था 100 रुपये का, आफ्टर रिडक्शन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 20 रुपये का, तो कितना रुपया घटा? 80।
यही 80 इक्विटी शेयर का दाम हो जाएगा। मान लीजिए कि पूरा का पूरा घट गया, 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर था, पूरा का पूरा प्रेफरेंस शेयर गायब हो गया, तो नए इक्विटी शेयर का दाम कितना हो जाएगा? 100। चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए, द पीरियड ऑफ होल्डिंग shall include the period of holding of the preference share. ठीक है, क्या हम लोग पढ़े? प्रेफरेंस शेयर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी शेयर में, ये ट्रांसफ़र नहीं है तो कोई कैपिटल गेन नहीं होएगा, लेकिन ये इक्विटी शेयर दो गुणों के साथ आएगा। इक्विटी शेयर का दाम कितना, जितना का प्रेफरेंस शेयर घटा है, साथ ही साथ इक्विटी शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग में हम प्रेफरेंस शेयर के भी पीरियड ऑफ होल्डिंग को जोड़ देंगे। एक पॉइंट और लिखिए, if at the time of purchase of the preference share if at the time of purchase of the preference share STT securities transaction tax is paid, then it will be assumed that STT is paid for the equity share also. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रेफरेंस शेयर को या डिवेंचर को हम कन्वर्ट किए इक्विटी शेयर में, ये दोनों कन्वर्जन ट्रांसफ़र नहीं है। जो नया इक्विटी शेयर है वो तीन चीज़ अपने में समा के लाएगा, मेरा दाम कितना, जितना का प्रेफरेंस और डिवेंचर घटा, मेरा पीरियड कितना जब से प्रेफरेंस और डिवेंचर था, और अगर प्रेफरेंस और डिवेंचर पर उसके खरीद के समय STT पे किया गया है तो माना जाएगा कि मेरे खरीद पर भी STT पे किया गया है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो, इफ द डेट ऑफ परचेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर is prior to 1/2/2018, then no matter when the new equity shares are allotted, the equity share shall deem to be allotted prior to 1/2/2018। देखिए इसका क्या मतलब है, अगर प्रेफरेंस शेयर 1/2/2018 के पहले हमने खरीदा, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी शेयर में 1/2/2018 के पहले या 1/2/2018 के बाद, लेकिन जो नया इक्विटी शेयर है वो माना जाएगा कि हमने कब खरीदा था, जब हमने प्रेफरेंस शेयर खरीदा था। ऐसे चलते हैं। ये है 1/2/18,
ये है 5/1/15, ये है 5/1/17 और ये है 5/1/20। हम यहाँ प्रेफरेंस शेयर खरीदे, यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉट हुआ, यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉट हुआ। हम यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर खरीदे, यहाँ पर इस प्रेफरेंस शेयर के बदले में हमको इक्विटी शेयर मिला। इसको तो हम 1/2/18 के पहले ही खरीदे हैं, तो क्या माना जाएगा 1/2/18 के पहले। ये 5/1/20, ये प्रेफरेंस शेयर को यहाँ पर हमको कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर में। 5/1/20 है तो ये 1/2/18 के बाद, लेकिन ये किसके चलते हमको मिला है, एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर जो कि 1/2/18 के पहले है, तो ये क्या माना जाएगा कि हमको यहाँ मिला है, यहाँ मिला है, यहाँ। और अगर इसके ऊपर हमने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है तो माना जाएगा कि इसके ऊपर भी हम क्या पे किए हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है, फाइनल वाला कोई नहीं समझ में आता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छा बात है, ठीक है। चलिए आइए नोट्स में आइए। इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट 4 एंड 5। 4 क्या है, 4 है कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर्स, और 5 क्या है, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर, ठीक है। देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ द डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर आर एक्वायर्ड प्रायर टू 1/2/2018, यही वाला बात मिट गया। इफ द डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स are acquired prior to 1/2/2018, then no matter when the equity share is allotted, it shall be deemed to be allotted prior to 1/2/2018। डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर अगर 1/2/2018 के पहले खरीदे हो और इन दोनों को कन्वर्ट कर रहे हैं हम इक्विटी शेयर में, कब कन्वर्ट कर रहे हो सकता है हम 22-23 में कन्वर्ट कर रहे हैं, माना जाएगा कि ये कब अलॉट हुआ था, 1/2/2018 के पहले। क्लियर, आगे चलो। दीज इक्विटी शेयर्स व्हेन ट्रांसफर्ड एज LTCA एंड STT पेड वुड रिजल्ट इन LTCG 112A। बोला कि डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर था, कन्वर्ट किए इक्विटी शेयर में और बेचे। अगर डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर 1/2/2018 के पहले खरीदा गया था, उस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया गया था, और जो इक्विटी शेयर बेच रहे हैं उस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर रहे हैं। बस ये जय वीरू में से जय है 112A वाला, इसके बेचने पर इंडेक्सेशन नहीं होएगा, और इसका कॉस्ट दो में से जो बड़ा है वो, पहला है कॉस्ट और दूसरा इन दोनों में जो छोटा है वो। क्लियर, आइए क्वेश्चन नंबर 16। जो क्वेश्चन नंबर 15 है वैसे ही था, ये भी क्वेश्चन नंबर 16। राम एक्वायर्ड 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन 15/6/2010। आ गया 1/2/18 के पहले। देखिए 2000 प्रेफरेंस शेयर था, ₹10 ईच, तो कितना वैल्यू था, 2000 × 10 कितना हो जाएगा, 20,000। ठीक है, कहता है 50% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर वर कन्वर्टेड इनटू 400 लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड, फेस वैल्यू 10 ईच। इसका तो कुछ करना ही नहीं है। कितना को, कितना तारीख को, 20/12/2018। सर ये तो 1/2/2018 के बाद हमको मिला इक्विटी शेयर। बोला हाँ बेटा 1/2/2018 के बाद तो मिला, लेकिन ये कहलाएगा कौन, कितना तारीख को प्रेफरेंस शेयर जन्मा था, 15/6, तो इस इक्विटी शेयर का भी जन्म का डेट क्या माना जाएगा, 15/6/2010। यानी सर ये 112 वाले का एक गुण तो पूरा कर रहा है कि खरीदे हैं इसको कब, 1/2/2018 के पहले। ठीक है, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ सच इक्विटी शेयर वाज 80, 20/12 को 80 था, कन्वर्जन वाले दिन का तो कुछ देखते ही नहीं है। 50% ऑफ द इक्विटी शेयर वॉज सोल्ड ऑन 15/12/2022।
जो इक्विटी शेयर हमको मिला था उसका भी 50% बेच दिए, कितना रुपया में, 100 रुपया, थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, एंड राम पेड 120 ईयर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। यानी ये वाला भी इक्विटी शेयर 112 ए वाला गुण अपनाते हुए बिक रहे हैं। दी FMV ऑफ सच शेयर्स ऑन 31/1/2018 वॉज 150 ईच। कंप्यूट द कैपिटल गेन चार्जेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। चलिए पहले इसको टाइमलाइन पे पहले समझा जाए। क्वेश्चन देखिए, राम एक्वायर्ड 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन 15/6/2010। 15/6/2010 को 2000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ₹10, कितना हो गया, 20,000। 15/6/10 को राम जी ने 2000 प्रेफरेंस शेयर खरीदा, 10 रुपया ईच। 50% of the preference shares were converted into 400 listed equity share of the face value of ₹10 each on 20/12/2018। 20/12/18 को 400 इक्विटी शेयर मिल रहा है ना, प्रेफरेंस शेयर टू इक्विटी शेयर, 400 इक्विटी शेयर एट द रेट कितना, 10 ईच। और यहां क्या बोला, रिडक्शन कितना वैल्यू का है, 50%, तो 10,000। बोला रिडक्शन कितना का है, 50% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, 50% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर वर कन्वर्टेड इनटू 400 लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच। 20/12/2018 को 20,000 में 50% गायब हो गया, तो कितना गायब हुआ, 10,000। यानी इस 400 का परचेज प्राइस कितना हो जाएगा, 10,000 बाई 400 कितना होगा, 25 रुपया ईच। ये ना हुआ, कितना रुपया का प्रेफरेंस शेयर घटा था, बोला सर 10,000 का, और कितना इक्विटी शेयर मिला, 400। क्या करना है, राइट साइड से क्या उठाना है, नंबर, और लेफ्ट साइड से क्या उठाना है, वैल्यू। तो इस 400 का दाम कितना, 10,000, तो एक का दाम कितना हो गया, 25। अब क्या बोल रहा है, यहां पर FMV है 80 ईच, इसका कुछ करना है, बोला कुछ नहीं करना है, यहां का तो FMV देखना ही नहीं है, ठीक है, दिया हुआ 15/12/2022। 2022 को 50% इक्विटी शेयर बेच दिया, तो 200 इक्विटी शेयर को बेचा, सोल्ड एट द रेट कितना, 100 ईच। ठीक है, STT पेड, बोल रहा कैपिटल गेन निकालो, बोल रहा कैपिटल गेन निकालो। क्वेश्चन देख लो फिर से, 15/6/2010 को 2000 प्रेफरेंस से खरीदे, 10 रुपया के हिसाब से 20,000। राम एक्वायर्ड 2000 प्रेफरेंस शेयर्स, राम एक्वायर्ड 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन 15/6/2010। 15/6/2010 को 2000 प्रेफरेंस शेयर है, 10 रुपये के हिसाब से। 50% of the preference share were converted into 400 listed equity shares of the face value of ₹10 each on 20/12/2018। 20/12/2018 को प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर दिए इक्विटी शेयर में,
400 लिस्टेड इक्विटी शेयर मिला ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच। 400 इक्विटी शेयर मिला 10 रुपये के हिसाब से, उस 10 रुपये का तो अचार डालना है। इस 400 का दाम कितना होगा, प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना घटा 50%, तो 10,000, तो 400 का 10,000, तो एक का दाम कितना 25 ईच। उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू 80 ईच है, उसका भी अचार डालना है, यानी ये दाम और ये दाम का कोई यूज़ नहीं है। अब चलिए बोलता है बेच दिए फलाना तारीख को, कितना तारीख को बेच दिया, 15/12/2022 को बेच दिया 200 इक्विटी शेयर 100 रुपये ईच के हिसाब से। चलो ठीक है, STT पे किया है वहाँ पे। अंत में कहा क्या कि यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू कितना था 150 ईच, ठीक है। बोलता है कैपिटल गेन निकालिए। तो सबसे पहले हम तय करें कि प्रेफरेंस शेयर का इक्विटी शेयर में कन्वर्जन क्या ये ट्रांसफर है, नहीं। इक्विटी शेयर का जन्म कब माना जाएगा, 20/12/18 को, कि जिस दिन प्रेफरेंस शेयर आया था। बोला सर जिस दिन प्रेफरेंस शेयर आया था, तो देखो ये डेट इस डेट के बाद है, लेकिन इसका जन्म माना जाएगा 15/6/2010, जो कि 1/2/2018 के पहले है। वहाँ भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किए, यहाँ भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर रहे हैं, और हम इक्विटी शेयर हैं। तो हम कैसे इक्विटी शेयर हो गए, 112A वाले, 112A वाला हो गया। अब अगर हम 112A वाले हैं तो पहला चीज क्या, FVC में से लेस घटाएंगे क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। ये होगा कि नहीं होएगा, बोला होगा। देखिए इस 200 को बेच रहा है 100 रुपये के हिसाब से ईच, तो कितना हो जाएगा 200 × 100 20,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, कौन वाला एसेट है ये, बोला सर ये तो 112A वाला है। 112A वाले का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, बोला इन दोनों में जो हायर है, हायर ऑफ क्या भैया, कॉस्ट। कितना है कॉस्ट, 25 निकला है कॉस्ट। और यहाँ क्या, लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, कितना है फेयर मार्केट वैल्यू 150, और FVC कितना है, फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना बेच रहा है 100। इन दोनों में बड़ा कौन है, बोला सर बड़ा नहीं छोटा को चुनना है, किसको चुनेंगे 100 चुना गया। और इन दोनों में बड़ा कौन है 100, यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना माना जाएगा 100। तो देखो क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन कितना हो गया नील, कैपिटल गेन कितना हो गया नील, ठीक है। देखिए बना के तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में लाइएगा, फंडा हम लोग फिर से डिस्कस करें। डिवेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो या प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो, दोनों के लिए नियम एक। क्या नियम है, बोला ये कन्वर्जन ट्रांसफ़र नहीं है। बोला ठीक, अगर ये कन्वर्जन ट्रांसफ़र नहीं है तो कैपिटल गेन होगा। बोला नहीं। इक्विटी शेयर का कॉस्ट कितना, बोला जितना का डिवेंचर घटा जितना का प्रेफरेंस शेयर घटा। इक्विटी शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से, बोला जब से डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर है। अगर इक्विटी शेयर और अगर प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर पर STT पे किए हैं तो माना जाएगा कि इस पर भी पे किए हैं। हम इसको नॉर्मल आदमी को बेच रहे हैं, तो नॉर्मल आदमी को बेच रहे हो, इंडेक्स करो, अगर लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म है। कॉम्प्लेक्स कब हो जा रहा है सिचुएशन, जब हम इस इक्विटी शेयर को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच रहे हैं, तो हमको फिर देखना पड़ रहा है कि क्या ये इक्विटी शेयर 112A वाला है क्या। 112A वाला जब आता है तो दो कॉन्सेप्ट आता है, पहला लॉन्ग टर्म होने के बावजूद इंडेक्स नहीं करेंगे, और दूसरा मतलब लॉन्ग टर्म होने के बावजूद इंडेक्स नहीं करेंगे और तुम्हारा कॉस्ट दो वैल्यू में से जो
बड़ा है, कौन कौन, तुम्हारा खरीद मूल्य, और दूसरा दो अमाउंट में से जो छोटा है उसमें से उसको चुन लीजिए। वो दो अमाउंट क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू 1/2/2018 के पहले, और जितना मैं बेच रहा हूँ FVC, दोनों में जो कम है। क्लियर है? ठीक, ये दो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। टाइमलाइन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, पॉज कर लीजिए, पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। कंपनी लिक्विडेशन में जा रहा है और शेयर होल्डर को एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। बोला ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं है, नो ट्रांसफर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी। कंपनी लिक्विडेशन में जा रहा है और शेयर होल्डर को एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। बोला ये ट्रांसफर नहीं है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो कंपनी को कोई कैपिटल गेन नहीं होएगा, नहीं होएगा, हटा दीजिए इसको। लेकिन ये ट्रांसफर है शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ट्रांसफर है शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भाई, तो कैपिटल गेन होगा किसको, शेयर होल्डर को। कंपनी शेयर होल्डर को उसके शेयर के बदले में एसेट दे रहा है। ठीक, सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालते समय लिक्विडेशन के बाद के पीरियड को इंक्लूड करेंगे कि एक्सक्लूड। जो लोग कह रहा है इंक्लूड, जाके फर्स्ट क्लास देखिए। फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे एक्सक्लूड द पीरियड आफ्टर लिक्विडेशन, यानी कंपनी लिक्विडेशन में जा रहा है, शेयर होल्डर को एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालते समय लिक्विडेशन के बाद के पीरियड को क्या करना है, एक्सक्लूड। बोला ठीक है, एक्सक्लूड कर दिया। अब व्हाट इज द डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, आपको जो एसेट मिल रहा है तो व्हाट इज द डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बोला फेयर मार्केट वैल्यू माइनस 220C वाला डीम्ड डिविडेंड। यही ना पढ़े हैं, जो हम लोग पहले पढ़े हैं उसी को रिकैप कर रहे हैं, कोई नया चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, उस समय एक ट्रांजेक्शन के रूप में नहीं पढ़ रहे थे, ऐसे पढ़े ट्रांसफर, ट्रांजेक्शन विच इज नॉट ट्रांसफर। उसमें पहला ट्रांजेक्शन यही था, कंपनी इज गोइंग इनटू लिक्विडेशन और अपने शेयर होल्डर को एसेट बांट रहा है, दिस इज नॉट ट्रांसफर। ये पहले पढ़े थे। उससे भी पहले पढ़े थे कि पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालते समय लिक्विडेशन के बाद के पीरियड को क्या करना है, एक्सक्लूड। उसके बाद पढ़े थे कि अगर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा। बोला जो एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसका फेयर मार्केट वैल्यू, उसमें से डीम्ड डिविडेंड 220C वाला घटा दीजिए। और ये डीम्ड डिविडेंड क्या है, अदर सोर्स में पढ़े हैं, कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो मान लीजिए उसके पास कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है 20, ठीक है ना, और वो एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 4 रुपये का कैपिटलाइज प्रॉफिट, उसके बाद जमा प्रॉफिट कितना है 20, डिविडेंड नहीं दे करके 4 रुपया का एसेट दे रहा है, तो ये 4 रुपया का एसेट यही ना आपका क्या कहलाता है, 222C का इनकम। ठीक है, मान लीजिए कि एक कंपनी लिक्विडेशन में गया तो कंपनी शेयर होल्डर से शेयर लिया, एसेट दिया, क्या ये ट्रांजैक्शन पर कंपनी को टैक्स लगेगा, नहीं। अब शेयर होल्डर सोचिए, वो एक एसेट ले रहा है और दे क्या रहा है, शेयर, तो जो हम ले रहे हैं वही ना मेरा डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। बोला हाँ, तो हमको तो एसेट मिल रहा है, खरीद तो रहे नहीं है, तो बोला एसेट का क्या ले लीजिए, FMV, और इस एसेट में से माइनस कर लीजिए डीम्ड डिविडेंड
222C, क्योंकि ये अदर सोर्स में तो पहले ही आपको टैक्स लग जाएगा, तो अदर सोर्स में जो टैक्स लग गया उसको यहाँ से हटा दीजिए और फिर इस FMV से में अपने शेयर के दाम को घटा दीजिए। अब शेयर शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म, वो पीरियड ऑफ होल्डिंग पे देख लीजिए। लिस्टेड होगा तो शॉर्ट टर्म होगा 12 महीना पे, अनलिस्टेड है तो 24 महीना पे। बस यही कॉन्सेप्ट है लिक्विडेशन वाले पे। आइए जरा नोट्स में। कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन, नो कैपिटल गेन टू द कंपनी। बगल में लिखिए, नोट यहां पे लिखिए, दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट ट्रांसफर, दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट ट्रांसफर from the point of view of the company, from the point of view of the company, so no capital gains, no capital gains for company। ठीक है, अब आइए नीचे, कैपिटल गेन टू शेयर होल्डर ऑन रिसीविंग मनी और अदर एसेट फ्रॉम द कंपनी इन लिक्विडेशन इन ल्यू ऑफ द शेयर। अंडरलाइन कीजिए, शेयर के बदले में एसेट मिल रहा है, कंपनी लिक्विडेशन में जा रहा है। बोला ये ट्रांजेक्शन ट्रांसफर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी? नहीं। ये ट्रांजेक्शन ट्रांसफर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द शेयर होल्डर? यस। कैपिटल गेन अराइज करेगा इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म, इसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालते समय लिक्विडेशन के पीरियड को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। हमको जो एसेट मिला तो मेरे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? बोला जो हमको एसेट मिला उसका फेयर मार्केट वैल्यू में से डिम्ड डिविडेंड क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, चलिए, द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शैल बी द मनी और द FMV ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन माइनस डिम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C। अंडरलाइन कीजिए, बगल में लिखिए नोट। लिखिए, फॉर कैलकुलेटिंग द डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन the fair market value of the asset shall be reduced by the deemed dividend under section 222C। उसके नीचे लिखिए, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन of the asset in the hands of the shareholder shall be the fair market value जरा ध्यान दीजिए, एक कंपनी है, थोड़ा हम लोग अपने से ऊपर लेवल का चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन एक ही चीज़ है, ठीक है ना।
चूँकि मॉड्यूल में एक लाइन दिया हुआ है तो समझ लेना चाहिए, नहीं तो कभी क्वेश्चन आएगा तो इतना पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन नहीं बना सकेगा। एक एक्स लिमिटेड है, उसके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 20 है, 20 रुपया है। एक्स लिमिटेड शेयर होल्डर को एक एसेट दिया इसके शेयर्स के बदले, जिसका कि फेयर मार्केट वैल्यू 35 रुपया है। एक्स लिमिटेड के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 20, शेयर होल्डर ने एसेट दिया जिसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना 35। ये 35 दो भाग में टूटेगा। 20 जितना तक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ये अदर सोर्स में शेयर होल्डर के लिए इनकम हो जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट अप टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शैल बी इनकम इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर अंडर द अदर सोर्स। ठीक है, यानी इस 35 का जो एसेट मिला उसमें 20 पर तो आपने पहले ही टैक्स लगा लिया है, कहाँ, अदर सोर्स में। अब आइए कैपिटल गेन निकालेंगे, शेयर्स के बदले में मिल रहा है, तो एफवीसी कितना लिखेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू कितना है 35। बोला कि सर अगर पूरा 35 यहाँ लेंगे तो इस 20 रुपया पर तो 2 बार ना टैक्स लग जाएगा, ये 20 अदर सोर्स में भी मेरा इनकम हो जाएगा और इस 35 में भी ये 20 है, इसीलिए इस 20 को यहाँ से घटाते हैं। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू कितना आएगा 15, 35 माइनस 20, क्योंकि 20 पर आपने अदर सोर्स में पहले ही क्या लगा रखा है, टैक्स। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे शेयर का दाम होगा उसको यहाँ से घटाएंगे। ये तो एक चैप्टर क्लोज हुआ। अब सोचो, इस शेयर होल्डर के पास एक एसेट आया है, इस एसेट का इस शेयर होल्डर के लिए दाम कितना, 15, 20 कि 35। 15 जो कि हम लिए थे कहाँ, कैपिटल गेन में, 20 जो कि हम कहाँ लिए थे, अदर सोर्स में, कि 35। बोला इस शेयर होल्डर के लिए इस एसेट का दाम 35। क्यों, क्योंकि पूरा 35 पर तुम टैक्स लगाए हो, 20 अदर सोर्स में और 15 कहाँ पे, कैपिटल गेन में। अब देखो ये फंडा कितना इंटरेस्टिंग है। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट तक का वैल्यू अदर सोर्स में जाता है और जो बचता है वो कैपिटल गेन में जाता है। यानी अदर सोर्स में 20 पे टैक्स लगाए डिविडेंड बना के और 15 में कैपिटल गेन पे टैक्स लगाए, तो भाई मेरे लिए एसेट का दाम कितना हो गया, 15 और 20 दोनों। आइए जरा नोट्स में, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट रिसीव्ड शैल बी द FMV ऑन द डेट ऑफ रिसीव्ड। अंडरलाइन कीजिए, डिम्ड डिविडेंड शैल नॉट बी डिडक्टेड। बगल में लिखिए नोट, देखिए द डीम्ड डिविडेंड is already taxed in the other source, is already taxed in the other source. Thus the cost of acquisition of the asset shall include the deemed dividend. आइए नोट्स में आइए जरा, distribution attributable to accumulated profits of the company is deemed dividend under section 222C, taxable in the hands of the assessee as income from other source. हम लोग अदर सोर्स में पढ़े हैं भैया, जितना तक मुनाफा है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट में से उतना अदर सोर्स में जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो कहाँ जाएगा, कैपिटल गेन्स में। ठीक है, देखिए हम लोग आज 3 चीज़ पढ़े हैं। पहला, डिवेंचर का कन्वर्जन इन इक्विटी शेयर,
दूसरा प्रेफरेंस शेयर का कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर। इसको पढ़ने में हम लोग कुछ नया नहीं पढ़े। डिवेंचर जब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो, प्रेफरेंस शेयर जब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो, ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र नहीं है, कोई कैपिटल गेन नहीं होएगा। इक्विटी शेयर जो है वो 3-4 गुणों के साथ आएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग डिवेंचर का इंक्लूड करेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर का इंक्लूड करेंगे। इक्विटी शेयर का दाम जितना का डिवेंचर जितना का प्रेफरेंस शेयर गायब हुआ। नया क्या पढ़े? नया पढ़े कि अगर ये दोनों 1/2/2018 के पहले अलॉट हुआ है तो इन दोनों को भी माना जाएगा कि कब अलॉट हुआ है, 1/2/2018 के पहले। अगर इन दोनों पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया गया है तो क्या माना जाएगा, इन दोनों पे भी पे किया गया। और अब अगर ये दोनों बेचने के समय एसटीटी पे हो रहा है तो ये दोनों कौन वाला ग्रुप बन जाएगा, 112A वाला। ये इस कॉन्सेप्ट का पार्ट था कि 112A का कॉन्सेप्ट है, बोला 112A का कॉन्सेप्ट है। 112A क्या बोलता है, भैया मेरा दाम और इस वैल्यू दोनों में जो हायर होगा, दाम और इस वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यू में जो कम होगा, कौन कौन, फेयर मार्केट वैल्यू 1/2/2018 और एफवीसी जितना में बिक रहा है। साथ ही साथ हम 112 वाले हैं, हम इंडेक्स नहीं होंगे, सीधे जाके घट जाएंगे। बोला ठीक, ये हम लोग पढ़ ली। फिर क्या पढ़े, तीसरा, कंपनी लिक्विडेशन में जा रहा है, शेयर होल्डर को एसेट दे रहा है, कंपनी के लिए कुछ नहीं, शेयर होल्डर के लिए क्या, कुछ नया नहीं पढ़े, जो पहले पढ़े थे वही। शेयर होल्डर के लिए ट्रांसफ़र है, कैपिटल गेन होगा, लिक्विडेशन के बाद के पीरियड को इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड क्या होगा, डिम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो एसेट मिल रहा है उसका फेयर मार्केट वैल्यू में से डिम डिविडेंड 222C वाला घटा दो। क्यों, क्योंकि 222C वाला तुम अदर सोर्स में टैक्स लगा चुके हो। अब जो एसेट मिला उसका खरीद दाम कितना, 222C घटा के, बोला नहीं, टोटल वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू। क्लियर, ठीक, इतना हम लोग पढ़ लिए थे। अब एक कॉन्सेप्ट जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, गुडविल। क्या कहते हैं, गुडविल साहब अकेले नहीं हैं, इनके साथ कुछ लोग और हैं, टेनेंसी राइट, लूमार्स, रूट परमिट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस। गुडविल पर क्या हम विशेष बात पढ़े थे, बोला गुडविल वाला जो ग्रुप है उस पर 1/4/2001 वाला नियम नहीं अप्लाई करता। यानी अगर इन गुडविल्स को या इनके साथ जितने लोग हैं इसको हम इसके पहले खरीदे हैं तो बाकी एसेट्स पर क्या है, कॉस्ट और एफएमवी विच इज हायर। क्या गुडविल और उसके साथी लोग पर यह नियम लगता है, नहीं, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फिर क्या पढ़े थे, अगर गुडविल या इसके ग्रुप के जितने लोग हैं इनका सेल्फ जनरेशन हुआ है, आपने खरीदा उर्दा नहीं है, तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, नील। यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इसके ग्रुप के बाकी लोग सेल्फ जनरेटेड हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, नील। तो इनका कॉस्ट होगा क्या, बोला जो आप एक्चुअली में पे कीजिएगा इनके खरीदने के लिए, ठीक है। फिर क्या पढ़े कि गुडविल जो है उसका जब हम कैपिटल गेन निकालने चलते हैं तो नॉर्मली एक इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी होता है, एक कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी होता है। बोला गुडविल में जो 5, 6, 7 लोग हैं उसमें से 3 लोगों पर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अलाउड नहीं। देखिए नया सिर्फ यही पढ़े, गुडविल पर 1/4/2001 वाला नियम लगता है, आंसर है नहीं। गुडविल को अगर हमने सेल्फ जनरेट किया है तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, नील। गुडविल को अगर हमने परचेज किया तो मेरे लिए खरीद दाम कितना, जितना मैं परचेज किया। गुडविल अगर हमको 49 सेक्शन के तहत मिल रहा है तो जो ओरिजिनल का दाम था
गुडविल के साथ 2 जने और हैं जिन पर कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अलाउड नहीं है। आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा कि जो 2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, उसको फिर से बनाइएगा, नेक्स्ट क्लास में बना के लाइएगा, हम भी बना के रखेंगे। सॉल्व तो हम लोग मोर और लेस कर ही लिए हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन पे ध्यान देंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में उस पर, ठीक है। और फिर गुडविल के पढ़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बी गुड।